हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ आर्टिकल 370 का, जो कि ये एक रियल इवेंट पर बेस्ड है। तो इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 370 क्या है और जम्मू कश्मीर के लिए इसका क्या महत्व रहा, इसके पीछे कितने राजनीतिक षड्यंत्र हुए और इसे हटाने में मोदी सरकार को किन किन परेशानियों से जूझना पड़ा और इसका विरोध क्यों हुआ। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस मूवी में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे, लेकिन आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट ही नहीं किया और बाद में उनके मित्र शेख अब्दुल्ला के साथ हाथ मिला लिया, जिसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जब तक भारत आर्मी पाकिस्तान के लोगों को खदेड़ पाती, तब तक इवेंट के प्रेशर में आकर भारत ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा भारत के कब्जे में चला गया। फिर बाद में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर बहु मुस्लिम राज्य होने के कारण केंद्रीय सरकार से एक खास स्टेटस की मांग की। उसके बाद 370 आर्टिकल का जन्म हुआ, जिसके अंदर एक अलग विधान प्रावधान का निशान को अपनाकर भारत कश्मीर जम्मू कश्मीर का अलग होने की वजह मिल गया। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे में करने के लिए जंग जिहाद और कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम खूनी खेल खेला। फिर 2015 में मुजाहिदीन मुराह ने भारत के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण देकर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर की हालत बद से बदतर होती चली गई। अब केंद्रीय सरकार की गलती, वो 70 साल जो पहले हुआ था, अब उसे सुधारना था। फिर हमें 5 अगस्त 2019 को दिखाते हैं, जहां भारत की संसद में आर्टिकल 370 हटाने का मांग करते हैं और पक्ष और विपक्ष में काफी ज्यादा बहसबाजी होती है और उसके बाद विपक्ष के लोग संसद को आधे बीच में ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं और यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को, जहां पर आर्टिकल 370 हटाने के ठीक 3 साल पहले का सीन था, जहां पर हम जोनी हक्सर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। वह एक लड़की के घर बुर्का पहनकर जाती है, जहां पर वो साबिया नाम की लड़की का पेडिक्योर करने आई थी और साबिया को नेल पेंट का डिजाइन दिखाती है। तब साबिया अपना फोन स्क्रॉल करती है और देखती है कि बुरावानी की फोटो किसी और लड़की के साथ है। तब हमें पता चलता है कि साबिया बुरावानी की प्रेमिका है और साबिया जूनी को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी जूनी साबिया को बताती है कि बुरावानी एक आतंकवादी है और पहले भी वो 4 लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मार डाला है। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर सकता है, तो तुम उसका पता बता दो। अगर तुमने उसका पता नहीं बताओगी तो पुलिस यहाँ पर आएगी और तुम्हें घसीटते हुए लेके जाएगी। अब ये सुनकर साबिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और सब कुछ सच सच उगल देती है। फिर साबिया जूनी को बुरावानी कब और कहाँ आ रहा है ये सब बताती है, जिसके बाद जूनी अपने खबर अली सर को सब बता देती है कि उसे बुरावानी का पता चल गया है। तब खबर अली सर जूनी को कुछ भी ना करने का सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई साजिश भी हो सकती है। जूनी अब यश चौहान को फोन करती है, जो कि एक सीआरपीएफ ऑफिसर होता है, और यश से मिलकर बुरावानी को उसका लोकेशन और डिटेल बता देती है और ये भी कहती है कि पुरवानी को पकड़ने का मौका बहुत मुश्किल से मिला है, तो पुरवानी किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, अब उसको पकड़ना ही होगा। तब यश जूनी से खबर अली सर की परमिशन के बारे में पूछता है, तो वो लेकिन उन्होंने परमिशन तो दी नहीं थी, उसके बावजूद भी यश जूनी की बात मान लेता है और आगे हम देखते हैं जूनी और अपने ऑफिसर के साथ पुरवानी के अड्डे पर चारों तरफ से घेर लेती है, पर वहां पर बुरवानी नहीं होता है। तब जूनी देखती है कि कुछ आदमी अंधेरे में चुपके से भाग रहे हैं और जूनी उनके ऊपर फायरिंग करने लगती है। इसके बाद वो लोग भी जूनी के ऊपर फायरिंग करते हैं और इसी बीच वो भागने वाले लोग फायरिंग में मारे जाते हैं। तभी जूनी पास जाकर देखती है कि वो मारे वाले लोग में बुरवानी भी शामिल था। अब ये देखकर जूनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तब खबर अली सर जूनी को कॉल करते हैं। तब जूनी सर को बताती है कि उन
उन लोगों ने बुरहानी को मार डाला। अब ये सुनकर खबरसर अली कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। और ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की सीएम परवीना अंद्रवनी को, जो कि ये खबर उनको मिल चुकी है कि बुरहानी मारा जा चुका है। फिर आगे हम देखते हैं कि याकूब शेख नामक आतंकवादी अपने कुछ साथियों को भड़काता है और कहता है कि बुरहानी की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। याकूब शेख कहता है कि अपने मस्जिद के सभी आदमियों से लेकर बच्चे से लेकर बड़ों तक के पैसे देकर पत्थरबाजी करने के लिए कहता है, और पत्थर ये बाजी रुकनी नहीं चाहिए ताकि कोई भी हिंदुस्तानी चैन की नींद ना ले पाए। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अलगाववादियों ने बुरहानी को इज्जत देते हुए लोगों के बीच जाकर आखिरी विदाई दी ताकि पाकिस्तानी मुस्लिम में भारत के खिलाफ विरोध की भावना जाग सके। अब उसके बाद एक नया कमांडर नायको आता है जो कि बुरहानी की जगह लेता है और वो पाकिस्तान को कश्मीर को जोड़ने के नारे लगाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू में काफी ज्यादा दंगे और पथराव होने लगते हैं, जिस कारण भारत सैनिक को जम्मू कश्मीर में जिसके बाद वो पत्थरबाज सैनिकों पर भी पथराव करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का झंडा लेकर वो लोग मार्च निकालते हैं। और ये सब काफी समय तक चलता रहा। अब इधर हम देखते हैं जूनी को, जो कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर जूनी को खबरसर की बात ना मानने की बात कहते हैं और अंत में आतंकवाद फैलाने का आरोप भी जूनी को ही लगाते हैं, क्योंकि जूनी बुरहानी को मारा था और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में दंगे फैल गए थे। और इसी वजह से खबरसर जूनी का ट्रांसफर दिल्ली में कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं जूनी को, जो कि अपने बचपन की याद को कर रही थी और उदास हो जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं 21 जनवरी 2017 को, जहां पर दिल्ली में राजेश्वरी स्वामीनाथन, जो कि एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रही होती हैं, और तब वृंदा नाम की रिपोर्टर उनके पास आती है और राजेश्वरी से कश्मीर में होने वाले दंगे के बारे में सवाल पूछती है। कि राजेश्वरी कुछ सवालों का जवाब देती है और वहां से चली जाती है। और आगे हम देखते हैं कि यश चौहान जूनियर के फोन पर बताता है कि उसे अब मंत्री की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, और यह सुनकर जूनी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी यश कहता है कि थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है कि तुम फिर से कश्मीर ड्यूटी पर आ जाओगी। फिर आगे हम देखते हैं कि राजेश्वरी जी को, जो कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर जगमोहन पाटिल से मिलकर बात करती हैं। तब हमें पता चलता है कि जगमोहन पाटिल ने आर्टिकल 370 को हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे और भारत की आजादी के बाद 370 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा लाया गया था, लेकिन आर्टिकल 70 आ गया तब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही खत्म हो गई। मतलब अब आर्टिकल 370 का हटना नामुमकिन सा हो गया था। तो राजेश्वरी जी जगमोहन जी से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पूछती हैं ताकि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पावर की स्टेटस असेंबली को देकर आर्टिकल 370 हटवा सके। पर जगमोहन सिंह जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी संविधान में प्रोविजन नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रोविजन होगा भी तो सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पार्टी उनका सपोर्ट ही नहीं करेगी। और जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 को इस्लाम से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो इस्लाम धर्म भी समाप्त हो जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा दंगे भी हो सकते हैं। फिर सिंसिफ होता है और हम देखते हैं 15 जून 2017 को दिखाया जाता है, जहां राजेश्वरी अपने ऑर्डिनेट को बताती है कि सरकार ने यह डिसाइड किया है कि एनआईए कश्मीर को कंट्रोल करके सारे केस हैंडल करेगी, जिसके लिए सरकार ने अपने बेस्ट ऑफिसर का लिस्ट मांगी है। अब राजेश्वरी जब एक फाइल देखती है तो उसमें उसे जूनी अख्तर के बारे में पता चलता है। इधर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में फॉर्मर गवर्नर सीएम सलाउद्दीन जलाल को पीएम मिलने के लिए बुलाते हैं ताकि वो उनसे जरूरी बात कर सके। जैसे जलाल पीएम ऑफिस जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि परवीना अंद्रानी पहले से ही मौजूद है, जो कि राजवेश्वरी से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद पीएम रेडी हो जाते हैं, जो कि जलाल और परवीना से मीटिंग करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जूनी जब जलाल को छोड़ने जाती है तभी जलाल जूनी से कहता है कि जूनी के पापा ने खुदकुशी की थी। अब जूनी अपने कमरे में आती है और
एक फाइल को ओपन करती है जिसमें भी जूनी के पापा की खुदकुशी की बात लिखी हुई थी। तभी एकदम से राजवेश्वरी उसके पास आकर कहती है कि एनआईए की स्पेशल टीम के साथ उसे भी जम्मू कश्मीर में जाना होगा ताकि वे उनके स्पेशल असाइनमेंट को पूरा कर सके। तब जूनी मना कर देती है क्योंकि उसको पता था कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर भी अथॉरिटी जम्मू कश्मीर की सरकार कोई भी उनका सपोर्ट नहीं करेगी। अब इस पर राजेश्वरी कहती है कि उसे डायरेक्टली दिल्ली में रिपोर्टिंग करनी है और राजेश्वरी वहां से चली जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये न्यूज आती है कि सीएम ने परवीना को पार्टी से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद अब वो कश्मीर में कोई भी पार्टी मर्जोटी में नहीं है और वहां पर गवर्नर रूल लग गया है। अब राजेश्वरी जूनी को फोन करके कश्मीर में ड्यूटी करने की बात कहती है, फिर जूनी मान जाती है। फिर जूनी राजेश्वरी से कहती है कि उसे टीम की जरूरत है और जिसके अगले दिन ही जूनी की टीम तैयार हो जाती है और उस टीम में यश चौहान भी था। फिर राजेश्वरी अब जूनी की टीम को बताती है कि नोटबंदी के बाद टेरर फंडे को काफी ज्यादा झटका लगा है और काफी हद तक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी भी कम हो गई है। फिर जूनी अपनी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल बताती है जिसमें उसको शमशेरा का पता चलता है जो कि टेरर के मेन फंडिंग का सोर्स था। अब शमशेरा का ड्राई फ्रूट का एक बहुत बड़ा बिजनेस था जहां से वो टेरर फंडिंग करता है। अब जूनी और उसकी टीम शमशेरा ट्रक का चेक करती है पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर जूनी अपनी टीम के साथ डिस्कस करती है, तब उसको पता चलता है कि शमशेरा ट्रक के अंदर पैसा नहीं भेज रहा है बल्कि ड्राई फ्रूट बेचकर उसके ब्लैक मनी से टेरर फंडिंग कर रहा है। अब जूनी और उसकी टीम अब शमशेरा के गोदाम पर जाकर छापा मारते हैं जहां पर कुछ लोग जूनी की टीम पर फायरिंग कर देते हैं, पर जूनी की टीम उन लोगों को खत्म कर देती है। फिर जूनी को अलमारी में ब्लैक मनी और कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है जहां से शमशेरा टेरर फंडिंग करता था। जूनी को टीम अब हेडक्वार्टर में एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहां पर एक ऑडियो मिलता है जिसमें 4 आदमी के नाम थे जो कि खबर अली के सीक्रेट एजेंट थे। फिर जूनी खबर अली के पास जाकर कहती है कि उसे शमशेरा चाहिए, लेकिन खबर कहता है कि उनका सीक्रेट एजेंट है जो कि हमारी मदद करता है। तभी जूनी कहती है कि वो आईएसआई से मिला हुआ है और तभी दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है। तब जूनी खबर को कहती है कि उसे शमशेरा अब्दाली चाहिए, नहीं तो वो दिल्ली में फोन करके बता देगी। इसके बाद खबर अली जूनी को अब्दाली की इंफॉर्मेशन दे देता है। अब जूनी और उसकी टीम अब्दाली के पास जाते हैं, तब अब्दाली उन्हें उसके घर आते हुए देख लेता है और किसी को फोन कर देता है। जूनी की टीम जब अब्दाली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है तो रास्ते में देखती है कि काफी सारे लोग उनके रास्ते में पत्थर लेकर खड़े हैं। वो सारे लोग जूनी की टीम और उसकी गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। तब अब्दाली काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि ये सारे लोग उसे बचा लेंगे। तभी जूनी की टीम काफी सारे पत्थरबाजों को मारती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा की तादाद में थे। फिर जूनी की टीम एक प्लान करती है और अब्दाली को गाड़ी के आगे बांध देती है जिसकी वजह से वो पत्थरबाज पत्थर नहीं फेंक पाते। और हम आगे देखते हैं यश को जो कि अब हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवाता है क्योंकि उसे इस दौरान काफी ज्यादा चोट लग गई थी। फिर आगे हम देखते हैं जूनी और उसकी टीम को जो कि हसीन नाम का आदमी उनसे मिलने के लिए आता है जो कि गांव के सरपंच भी होता है। तब उनकी बातों से जूनी को पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के नेता पत्थरबाजों और उल्गावादियों से मिले हुए हैं जिनके कहने पर लोगों को पत्थरबाजी करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें परेशान किया जाएगा। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि परवीन और जलाल को जो कि एकजुट हो जाते हैं ताकि वो गवर्नर रूल को तोड़ सके, क्योंकि जलाल यह सब कुछ याकूब शेख के कहने पर कर रहा था ताकि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ा सके। फिर परवीना पेपर में साइन कर देती है जिसके बाद दिल्ली फैक्स कर दिया जाता है। इधर हम देखते हैं अब्दाली को जो कि अब्दाली जूनी की गिरफ्त में खुद को घायल कर देता है ताकि उससे कोई भी इंफॉर्मेशन ना निकाल पाए। इधर राजेश्वरी जूनी को फोन करके कहती है कि तुम अब्दाली को दिल्ली लेकर आओ, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम वहीं निकाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि परवीना और जलाल सरकार चलाने के लिए जो पेपर साइन किया था वो वहां तक पहुंचा ही नहीं और इस
वो वापस आ गया था क्योंकि राजेश्वरी ने उसकी फैक्स मशीन में कुछ गड़बड़ होने का नाटक किया था। अब सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, जिसके हिसाब से काफी समय तक जम्मू कश्मीर का कंट्रोल अब केंद्रीय सरकार के पास रहेगा। और ये सब देखकर याकूब शेख और जम्मू कश्मीर के नेता काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। और सीन चेंज होता है जो कि जूनी रजिस्ट्री से दिल्ली में मिलने के लिए जाती है और कहती है कि सरकार एनआईए का जम्मू कश्मीर अपना और प्रेसिडेंट रूल लगाना सब एक लिंक लग रहा है। फिर जूनी राजेश्वरी से पूछती है कि कहीं सरकार आर्टिकल 370 को हटाने की तो नहीं तैयार सोच रही है। फिर राजेश्वरी के जवाब सुनकर जूनी मुस्कुराने लगती है। फिर आगे हम देखते हैं कि एक बस में कुछ सीआरपीएफ के जवान जा रहे होते हैं और उनके पास सामने एक लाल रंग की गाड़ी आती है और जोरदार टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और हमारे कुछ सेना शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही बड़ी पुलवामा अटैक था। उसके बाद पीएम और सारे बड़े ऑफिसर पुलवामा में शहीद होने वाले सारे जवानों की अंतिम विदाई देते हैं। और इधर हम देखते हैं राजेश्वरी को, जो अब जूनी को बताती है कि कुछ जानकारी उन्हें मिली है कि पुलवामा अटैक में याकूब नामक आदमी का हाथ है। फिर जूनी की टीम जल्दी से याकूब के लोकेशन का पता लगाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। जूनी की टीम याकूब को हेडक्वार्टर में लाकर काफी ज्यादा सवाल जवाब पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। तभी जूनी याकूब के पास आती है, खिड़की खोलती है और अचानक से वहां से उसको धक्का दे देती है, लेकिन उसे हवा में ही लटकाती है। जिसके बाद डर के मारे याकूब सब सच सच बताने लगता है। पुलवामा अटैक में जाकिर नायको का एक टेररिस्ट था जिसका उसमें हाथ था, जो कि जैसे मोहम्मद के लिए वो काम करता था। जूनी को याकूब से ये भी पता चलता है कि उसको जेल में छुड़वाने में खबर अली ने ही उसकी मदद की थी। अब जूनी खबर से जाके बात करती है। फिर खबर कहता है कि उसने एक एसेंट को बचाने के लिए ऐसा किया था और उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से ये सब हो जाएगा। जूनी अब खबर पर गुस्सा करके उसे फायर कर देती है। अब इधर हम देखते हैं कि पीएम बाकी सभी ऑफिसर से बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब कश्मीर को आतंकवाद से छुटकारा दिलाकर रहेंगे, जिसके लिए आर्टिकल 370 को हर हाल में हटाना होगा। इधर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम सलाउद्दीन जलाल सरकार के खिलाफ मीडिया में इंटरव्यू दे रहा था। राजेश्वरी अब जूनी और उसकी टीम को कहती है कि पीएम ने आर्टिकल 370 को हटाने का मन बना लिया है और जूनी की टीम को आर्टिकल 370 हटाने वाले दिन जम्मू कश्मीर में जिस जिस जगह पर दंगा होने का शंका है, उस जगह पर भारत सैनिक को लगाना पड़ेगा और उसका सारी जिम्मेदारी जूनी की टीम की होगी। और उसके बाद हम देखते हैं राजेश्वरी को, जो कि एडमिनिस्टर से कॉन्स्टिट्यूशन की जांच करवाती है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉल को ढूंढ सके। साथ ही राजेश्वरी अब कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ती है। तभी वो देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में सर्कुलर डी में कुछ मिसिंग लगता है, जो एक हटा दिया गया था। फिर जूनी कश्मीर को सारे जगह की लिस्ट बताती है जहां पर आर्टिकल 370 को हटाने पर टेररिस्ट अटैक हो सकते थे। तब हम इधर देखते हैं राजेश्वरी को, जो कि होम मिनिस्टर से मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन सर्कुलर में कुछ मिसिंग होने की बात कहती है, जिसकी जानकारी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। मतलब सर्कुलर डी में कुछ ऐसा है जो कि सरकार से छुपाया जा रहा है। तब होम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर किसी को आर्टिकल 370 से जुड़ी चीजों को छुपाना होगा तो वो ऐसी जगह छुपाएगा जहां किसी को भी पता ना चल सके। अब इसके बाद राजेश्वरी समझ जाती है कि उसको कहां पर ढूंढना है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूनी और उसके साथी को, जो कि जम्मू कश्मीर के सरकारी लाइब्रेरी जाते हैं और वहां पर वो सर्कुलर डी के बारे में पता लगाते हैं। जूनी और उसके साथी ने अपनी पहचान को बदल ली थी ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि वो वहां पर क्या करने आए हैं। फिर जूनी चुपके से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के पुराने पेपर पढ़ने लगती है और उसमें उसे सर्कुलर डी के पेपर मिल जाते हैं। इधर हम देखते हैं नायको को, जो कि जूनी के बारे में पता चल जाता है और उसे जूनी को हमला करवाने के लिए अपने आदमियों को बोल देता है और जूनी और उसके साथी
सर्कुलर डी के पेपर लेकर जब वापस आते हैं तभी बाइक पर कुछ आदमी आकर जूनी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद जूनी और उन गुंडों के बीच काफी ज्यादा फायरिंग होती है और गुंडे जूनी की गाड़ी को उड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जूनी और उसके साथी जैसे तैसे बच जाते हैं और हम आगे देखते हैं कि पेपर राजेश्वरी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है। तब हमें पता चलता है कि जानबूझकर सर्कुलर डी को हटा दिया गया था ताकि जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग ना बना पाए। तभी पीएम को आर्टिकल 369 का पता चलता है, जिसमें प्रेसिडेंट अपनी पावर से आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। इधर न्यूज रिपोर्टर नंदा को भी पता चल जाता है कि सरकार कुछ बिल पेश करने वाली है जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि खबर अली ने पाकिस्तान को कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन भेज रही है, मतलब कि वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में मिलिट्री ने पूरी कमांड संभाल ली है और वहां के सभी नेटवर्क को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी टेररिस्ट कम्युनिकेशन ना कर सके। और कुछ जम्मू कश्मीर के नेताओं को भी हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है जो कि दंगे करवा सकते थे। पाकिस्तान की सेना भी अब इस चीज को तैयार हो गई थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि भारत अब क्या प्लान कर रहा है। जूनी अब सलाउद्दीन जलाल को पास जाकर धमकी देती है कि तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट अब सीज कर दिए गए हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जलाल पाकिस्तान के टेररिस्ट से मिला हुआ है। इधर हम देखते हैं कि वृंदा को किसी ने न्यूज मिली है कि 5 अगस्त को याकूब शेख को फांसी देने वाले हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से आर्टिकल 370 को बिल को हटाने पर साइन करवा लिया है, बस उसने संसद में बिल पास करवाना होगा। अब न्यूज रिपोर्टर वंदना समझ जाती है कि सरकार याकूब को फांसी देकर मीडिया का दिमाग डाइवर्ट कर रही है ताकि वो आर्टिकल 370 को हटा सके। अब वृंदा अपने चैनल पर जब लाइव आकर आर्टिकल 370 के बारे में बताने वाली होती है तभी उसका सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जो कि राजेश्वरी ने ही करवाए थे ताकि किसी को भी ये पता न चल सके कि सरकार अब क्या प्लान कर रही है। फिर 5 अगस्त 2019 का दिन आता है जहां होम मिनिस्टर विधानसभा पहुंचते हैं और इधर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जनरल को अब ये पता चल जाता है कि खबर अली ने जो खबर दी थी वो सारी खबर झूठी थी, यानी खबर अली भारत की तरफ से ही है। अब आगे हम देखते हैं कि जाकिर नायक जो कि बंदूक लेकर तैयार रहता है ताकि जम्मू कश्मीर पर हमला कर सके। इधर पीएम और होम मिनिस्टर आपस में बात करते हैं, तभी कहते हैं कि हम लोग तीसरी पार्टी से बात करेंगे जिससे बिल पास हो सके। फिर राजेश्वरी अब होम मिनिस्टर को आर्टिकल 370 को हटाने की बिल पास करने के लिए देती है और फिर संसद में विपक्ष पार्टी के आर्टिकल 370 को न हटाने की मांग करने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि जूनी को जो कि पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट के जरिए सलाउद्दीन जलाल पर हमला कराना सकती है ताकि वो भारत को पूरे वर्ल्ड के सामने घेर सके। अब यहाँ हम देखते हैं होम मिनिस्टर को जो कि विधानसभा में आर्टिकल 370 को हटाने की स्पीच देने लगते हैं। इधर जूनी की टीम सलाउद्दीन जलाल का मुंह काले कपड़े से बांध कर ले जाती है ताकि किसी को भी पता न चल सके कि वो जलाल को टेररिस्ट के हमले से बचा रही है। और जैसे ही जूनी की टीम जलाल को अपने साथ ले जा रही होती है तब टेररिस्ट जूनी की टीम पर हमला कर देते हैं और ये सब नायको कर रहा था और नायको जूनी की काफी सारे साथियों को भी मार देता है। तब जूनी प्लान करती है और वहां पर धुआं कर देती है ताकि और गोली ना चल पाए। इधर हम देखते हैं विधानसभा में जहां पर अपोजिशन पार्टी वाले होम मिनिस्टर की सारी बातों को काट होम मिनिस्टर ओपोजिशन पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और फिर विपक्ष की पार्टी के लोग वहां से विधानसभा को ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि नायको को जो कि धुएं से के बीच से निकलकर आता है और जूनी के टीम को मारने लगता है और इधर हम देखते हैं पीएम को जो कि अपोजिशन पार्टी से मिलकर संसद में बिल पास करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं जिससे कि देश का हित होगा। अब इधर हम नायको को देखते हैं जो कि सबको घायल करके मिलिट्री की गाड़ी खोलता है। तभी जूनी नायको को एकदम से गोली मार देती है क्योंकि जूनी पहले से ही उस गाड़ी में मौजूद थी और जाकिर नायक वहीं पर मर जाता है। इधर हम देखते हैं पीएम को कि जो कि पीएम के कहने पर विपक्ष पार्टी के लोग संसद में आ जाते हैं, जिसके बाद विधानसभा में वोटिंग होती है और आर्टिकल 370 हटाने का बिल पास हो जाता है और इससे भारत में पूरी तरह से खुशी की लहर दौड़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि जूनी की गाड़ी में जो कि अंदर जो मुंह ढका आदमी था वो जलाल नहीं बल्कि जूनी की टीम का ही एक आदमी था, मतलब जूनी ने टेररिस्ट को धोखा दिया और जलाल तो अपने घर में ही था।
आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर को भारत यूनियन टेरिस्ट का दर्जा दिया गया ताकि कोई भी कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश ना कर पाए। इधर हम देखते हैं कि जूनी अपने पापा की फोटो को नदी में बहाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।